साथियों नमस्कार। दीपावली की, रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम जो आगामी एग्जाम हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य से। साथियों, कच्छी घोड़ी नृत्य में याद रखें केवल पुरुषों का नृत्य है। किसका? केवल पुरुषों का नृत्य। और शुभ अवसरों पर किया जाता है। और इसका क्षेत्र है शेखावाटी। शेखावाटी का स्पेशल नृत्य है ये। और एक कच्ची घोड़ी, जो ये कागज से कच्ची घोड़ी बनाई जाती है, उनके अंदर कलाकार प्रवेश करके नृत्य करते हैं। ये वैसे रामगढ़ शेखावाटी जो सीकर जिले का एक एसडीएम मुख्यालय है, उपखंड है, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है शिशुपाल वध। ये एक संस्कृत की पुस्तक है। इसके लेखक थे कवि माघ। संस्कृत भाषा में बीनमाल के कवि माघ द्वारा लिखित। ये हो गया शिशुपाल वध। ये महाभारत प्रसंग में जो शिशुपाल आया है उसके ऊपर लिखी गई किताब है। फिर साथियों तीसरा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया, उनकी संख्या, उनका स्थान हमें अंडरस्टैंड करना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को दो संस्थाएं चुनती है। एक तो है महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं, और दूसरा करता है सुरक्षा परिषद। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा अलग अलग चुनाव किया जाता है और स्पष्ट बहुमत से। जैसे इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों। यानी स्पष्ट बहुमत के लिए सुरक्षा परिषद में से जज बनने के लिए सुरक्षा परिषद के 8 मेंबर यदि किसी व्यक्ति का मनोनयन करेंगे या उसको बहुमत द्वारा पारित करेंगे, तब उस न्यायाधीश का नाम पारित माना जाएगा। दूसरा, महासभा भी अपने बहुमत, क्लियर कट बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा इनका चुनाव करती है। और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, सॉरी 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना है? 9 साल। और कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं इसमें। इस प्रकार भारत की राज्यसभा का चुनाव होता है, यानी प्रत्येक 3 वर्ष से जो रिटायर होने वाले सदस्य हैं उनका चुनाव हो जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन सॉरी 2-2 साल से उनका वो 1/3 का चुनाव होता है। वैसे ही 15 साल टेन्योर है इसमें, और हर 5 साल से महासभा इनका चुनाव करती है। और ये 1/3 का चुनाव होता है। 5 वर्ष से 1/3 आ गए, फिर अगले 5 वर्ष दूसरे 1/3, फिर अगले 5 वर्ष तीसरे 1/3, यानी कुल 15 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। अब मान लीजिए चयन, जैसे 4 न्यायाधीश हैं, ABCDEF। अब मान लीजिए इसमें ABCD और F है, तो ये देखिए कॉमन में F तक ये 5 कॉमन है। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, यानी E को बाहर कर दिया जाएगा। दोनों लिस्ट में जो व्यक्ति आएंगे उनको ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जाएगा। मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में राजस्थान की तरफ से जो न्यायाधीश बने थे वो थे नागेंद्र सिंह डूंगरपुर राज परिवार के व्यक्ति थे, और वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं।
फिर एक अन्य नाम आता है साथियों, वो नाम है अभी जो वर्तमान में भी दूसरे टेन्योर के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम है दलवीर भंडारी, जो जोधपुर से आ रहे हैं और 2027 तक दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यकाल रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की चर्चा होगी। यानी इनका चुनाव कौन करता है? पॉलिटिकल साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके में भी आ सकता है। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के इनका चुनाव करते हैं। फिर आता है साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस, ये 10 दिवस को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आता है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर एक प्रसिद्ध टिप्पणी थी कि यह एक ऐसी गाड़ी थी जिसके ब्रेक बहुत मजबूत थे लेकिन उसमें इंजन नहीं था। तो साथियों ये टिप्पणी करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ये विख्यात टिप्पणी की थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फिर हम आगामी लेते हैं, पंचशील का सिद्धांत ये कब और किन दो देशों के मध्य क्यों लागू हुआ था? तो साथियों ये अप्रैल 1954 में चीन और भारत के बीच लागू हुआ था ये, और विशेष तौर से तिब्बत के मुद्दे पर जब दोनों देशों ने चर्चा की थी तो ये पंचशील समझौता सामने आया। इस पर हस्ताक्षर किसने किए? हस्ताक्षर चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और इधर जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने पंचशील समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील का अर्थ है 5, शील का जो होता है नियम, 5 ऐसे कुछ सिद्धांत या नियम तय कर दिए गए हैं जो एक देश दूसरे देश के साथ उनके आधार पर व्यवहार करेगा। यानी अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, एक देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, हस्तक्षेप की भावना रखेगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को स्वीकार करेगा। इस प्रकार के साथियों 5 सिद्धांत इस पंचशील समझौते में दिए गए हैं और ये भारतीय जो विदेश नीति है उसके एक आधार स्तंभ का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, शीत युद्ध, इसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये कब शुरू हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थिति है उसको शीत युद्ध माना जाता है। और इसका अंत है साथियों, इसका अंत हुआ था 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति के साथ। ये घटना हो गई सोवियत संघ की समाप्ति से। अब शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध का अर्थ है कि हमेशा युद्ध जैसी स्थितियां रही लेकिन कभी आमने सामने युद्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और जो 1991 में जब ये सोवियत संघ का पतन हुआ तब से ये जब गोर्बाचोव को हटा करके और बोरिस येल्सिन इसके संयुक्त रूस के राष्ट्रपति बने थे, तब से सोवियत संघ को समाप्त माना गया और सोवियत संघ के 13 टुकड़े हो गए थे साथियों। आज भी रूस विश्व का बड़ा देश है, तो वर्तमान में शीत युद्ध नहीं है। यानी द्विध्रुवीय अवस्था, विश्व की जो 2 ध्रुवों की व्यवस्था थी वो सोवियत संघ के साथ ही समाप्त हो गई। अब विश्व को यूनिपोलर माना जा रहा है, यानी अमेरिकी हेजीमनी, अमेरिका का वर्चस्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी छाया हुआ है। फिर एक साथियों, अक्सर हम गलत करते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों विश्व में एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल में नहीं मानेंगे इसको, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के नाते और इसकी वर्ल्ड की 59.05% आबादी अकेले एशिया महाद्वीप में रहती है। देखिए चाइना, भारत, ये कितने बड़े देश हैं, इनमें बहुत बड़ी आबादी है। ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन में लार्जेस्ट कंट्री है। तो
40% ही, आप मान लीजिए 41% कह सकते हैं, 41% बाकी 6 महाद्वीपों में रहती है। 5 में ही कहेंगे, एक छठा तो निर्जन है जहाँ कोई आबादी नहीं है। और अकेले देखो यहाँ लगभग 60% को हमने एशिया में कवर कर रखा है। फिर आता है साथियों जाम्बोज के कितने नियम थे, तो ये है 29 नियम, यानी 9 और 20 इनको मानने वाले क्या कहलाए, बिश्नोई। 20 नोई, इसका मतलब हो गया कि 20 और 9 यानी 29 नियमों का पालन करने वाले लोग बिश्नोई कहलाए। फिर साथियों आता है निशार दिन और शाहद दिन, ये किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो साथियों इनकी चित्र शैली है मेवाड़। कौन सी है, मेवाड़। मेवाड़ की जो एक उपशैली है देवगढ़। देवगढ़ उपशैली के चित्रों के नाम हैं चोखा और बुगता। बोखा नहीं, ये चोखा लिखे आप, चोखा और बुगता, ये दोनों देवगढ़ उपशैली के चितेरे हैं। और देवगढ़ उपशैली साथियों अपने इसकी है, मेवाड़ की एक उपशैली है। तो 10 प्रश्न कर लिए हमने, ध्यान से रखें, याद इनको। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में हुआ था, साथियों आमेर के एक राजकुमार थे जगत सिंह, उनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण हुआ। जगत सिंह की याद में, और मंदिर बनाने वाले थे उनके माताजी रानी कनकावती देवी, जो मेवाड़ की पुत्री थी, और उनका ससुराल आमेर में था। कहते हैं डी.आर. भंडारकर के अनुसार, डी.आर. भंडारकर के अनुसार, डी.आर. भंडारकर एक राजस्थान के फेमस इतिहासविद थे। उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की, वो ही मूर्ति है जिसकी कभी मीरा पूजा किया करती थी, और उस मूर्ति को वो रानी कनकावती अपने साथ आमेर ले आई थी, और उसने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर में उस मूर्ति को प्रतिस्थापित करवा दिया। तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ये मंदिरों का स्थान मिलान भी आ सकता है, निर्माता भी पूछ सकते हैं, इनकी शैली भी पूछी जा सकती है। ज्यादातर राजस्थान के जो मंदिर है वो नागर शैली के हैं। फिर आता है साथियों दादू दयाल ने 12वां क्वेश्चन, अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो ये स्थान है नारायणा, जयपुर जिले में। अभी जयपुर ग्रामीण में आ गया है, सांबर के पास नरेणा। नरेणा भी कहते हैं इसको, नारायणा भी कहते हैं। यही दादू दयाल की मृत्यु हुई थी। और 13वां क्वेश्चन है कालीबाई, भील कन्या कालीबाई, जिसने अपने गुरु को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो उस ट्रक का रस्सा पकड़ करके और स्वयं अपने प्राण गंवा बैठी। उस महिला, उस कन्या का नाम कालीबाई था, और वो रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी। कहाँ की थी, रास्तापाल डूंगरपुर। ये क्वेश्चन आप लिखें। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्नाधाय को कहाँ आश्रय मिला, तो साथियों पन्नाधाय का हम योगदान जानते हैं कि उसने चंदन का बलिदान देकर के मेवाड़ की रक्षा की थी। ऐसी महान नारी पर जब संकट आया तो उसको कुंभलगढ़ में रखा गया था। कहाँ, कुंभलगढ़ में। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों मेवाड़ प्रजामंडल में अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, हम अध्यक्ष के स्थान पर माणिक्यलाल वर्मा कर देते हैं, वो गलत है। इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। संस्थापक कौन थे, LL वर्मा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। प्रजामंडल आपके स्पेशल रूप से कोर्स में, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़ें। और मेवाड़ प्रजामंडल, तो प्रजामंडलों की एक रीड किया गया, इसलिए मेवाड़ प्रजामंडल की पूरी इन्स एंड आउट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर साथियों 16वां क्वेश्चन है निमुचाना घटना का वर्ष है। यह अलवर जिले में घटित हुई थी, अलवर जिले में 1925 में। इसमें कई किसान मारे गए थे, और इसको वैसे जलियांवाला बाग से भी
इसकी तुलना की जा सकती है। फिर 17वां क्वेश्चन है चमड़ी कर। हम मारवाड़ी भाषा में जानते हैं चमड़ी विवाह में बनाई जाती है, तो चमड़ी कर बिजोलिया रियासत में लगाया गया था और विवाह के ऊपर बिजोलिया रियासत में विवाह कर, तो वहां के किसानों ने इसका बहुत विरोध किया। 18वां क्वेश्चन है साथियों, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को हराया था? इसका जवाब है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। फिर हम 19वें क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये था गोविंद देव चौहान। अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि गोविंद देव कौन था। गोविंद देव चौहान साथियों पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। कहते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराने के बाद और अजमेर का परगना, अजमेर की रियासत वापस उसके पुत्र को गोविंद देव चौहान को सौंपी थी, लेकिन गोविंद देव के चाचा हर्राय ने विद्रोह करके गोविंद देव को वहां से भगा दिया और गोविंद देव अपने लाल लश्कर यानी सेना के साथ चला गया कहीं पहाड़ियों में और वहां जाकर के उसने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। और रणथंभौर के चौहान सांबर के चौहानों का ही एक अंश है, यानी अजमेर से इनका उद्गम हुआ है। फिर साथियों 19वां क्वेश्चन हमने कर लिया। 20वां क्वेश्चन है नागौर दरबार क्या था? 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार आयोजित किया था और इस दरबार का मूल उद्देश्य था राजस्थान के जो देशी शासक थे उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। इसमें एक बार मेवा इसके मारवाड़ के शासक रावचंद्र सिंह ने कहते हैं अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद वो मुकर गया, तो अकबर ने बीकानेर के राजा राय सिंह को, किसको सौंपा? राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंपा था। साथियों आगामी क्वेश्चन आता है 21वां क्वेश्चन है राजस्थान में नदियों की जो प्रवाह प्रणाली है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार की प्रवाह प्रणालियां हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक तो है अंतः प्रवाह है, इसमें राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा अंतः प्रवाह प्रणाली में आता है, यानी नदियां यहां से पैदा होती हैं, यहीं 100-200 मीटर या 100-200 किलोमीटर चल करके यहीं मरुस्थल में खत्म हो जाती हैं। ऐसी प्रणाली को कहते हैं अंतः प्रणाली। अंतः प्रवाह प्रणाली एक है अरब सागरीय प्रणाली, या हम इसको कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी की ओर। जो नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं उनको इस सेकंड प्रणाली में रखा जाता है। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। कौन सी नदियां? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। इनमें विशेष तौर से चंबल का नाम याद रखेंगे। चंबल राजस्थान से, एमपी से राजस्थान, राजस्थान से कहां चली जाती है? एटा जिले में यमुना में, और यमुना गंगा में, गंगा अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो क्रम हो गया बंगाल की खाड़ी वाला। तो ये 3 हो गए अंतः प्रवाह वाले क्रम। ये जो पहला क्रम है अंतः प्रवाह क्रम, इसमें जयपुर से लेकर के सारा जैसलमेर, अपने बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, शेखावाटी सारा जनपद इसमें आ गया। इन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है। फिर साथियों एक क्वेश्चन है गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल
जोशी उर्फ बाबा, ये भील चित्रकार है। भील जाति से भील नहीं है, भीलों के चितेरे यानी भीलों से संबंधित जो चित्र बनाते हैं वो है गोवर्धन लाल बाबा। फिर साथियों एक नाम आता है कोमल कोठारी। राजस्थान की संस्कृति का अध्ययन, राजस्थान की कलाओं का अध्ययन कोमल कोठारी के बगैर अधूरा रहेगा। कोमल कोठारी जाति से ओसवाल बनिए थे। इनका जन्म कपासन चित्तौड़ में हुआ था और पद्मश्री इनको मिला था। पद्मश्री कोमल कोठारी, कपासन चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जो देथा बंधु थे यानी विजयदान देथा, चंडीदान देथा, उनके मूल पैतृक गांव में जाकर के एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम है रूपायन संस्थान। क्या नाम है? रूपायन संस्थान। इसकी स्थापना उन्होंने जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में की थी। कहां की थी? जोधपुर के बोरुंदा गांव में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई। और ये जो रूपायन संस्थान है ये राजस्थान की मूल कलाओं को, लोक संगीत को और जो लोक वाद्य हैं जैसे अलगोजा है, मोरचंग है, मशक है, भपंग है, इस प्रकार के जो भी वाद्य यंत्र हैं इनको विलुप्ति से बचाने का काम इस संस्था ने किया है। तो रूपायन संस्थान का हो गया, कोमल कोठारी का हो गया। फिर साथियों एक नाम आता है भरत व्यास। ये मूल रूप से हिंदी फिल्मों के गीतकार थे और वैसे इनका मूल नाम था B.N. व्यास यानी ब्रजमोहन व्यास। और ये क्यों विख्यात थे? अपने गीतकारी के लिए। और इनका मूल नाम के रूप में ये विख्यात नहीं है बल्कि भरत व्यास के नाम से जाने गए। और चूरू में इनका जन्म हुआ, तो चूरू के निवासी थे। फिर आता है साथियों कन्हैया। कन्हैया ये ख्याल की प्रणाली है। कन्हैया ख्याल ये मेणा जनजाति में प्रचलित है, मेणा जनजाति से संबंधित है। और ये दौसा और सवाई माधोपुर इन दो जिलों में विख्यात है। फिर साथियों एक आता है हेला ख्याल दंगल। ये भी मूलतः मीणा जाति का ही है, हेला ख्याल दंगल। और ये कहां का है? लाल सोट दौसा का है। एक आगामी क्वेश्चन अपना चंदन कास्ट यानी चंदन की लकड़ियों के ऊपर एक महीन तक्षण कला की जाती है। उस कास्ट का कला का नाम है चंदन कास्ट और ये चूरू में ज्यादा फेमस है, चंदन कास्ट कला। और इसके जनक थे मालजी जांगीर। ये चूरू के निवासी थे, इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इसके बाद आता है साथियों जहूर खां मेवाती। क्या नाम आता है? जहूर खां मेवाती। ये बपंग वादक थे। बपंग पूर्वी राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है। अलवर जिले में ज्यादा बजाया जाता है बपंग। बाकी जो जितने भी हम वाद्य यंत्र देखते हैं वो सारे किस के हैं? पश्चिमी राजस्थान के हैं। जहूर खां मेवाती ये क्या थे? बपंग वादक। और इनका जिला हो गया अलवर। फिर आता है साथियों चार बैत लोक शैली। कौन सी? एक चार बैत गायन शैली है। ये कहां की है? चार बैत लोक गायन शैली ये है टोंक की। कहां की है? टोंक की। फिर आता है एक थेवा कला जो राजस्थान की एक फेमस कला है। थेवा कला। एक है नगरसरी शोध संस्थान, एक है सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी छोटा सभा।
ये राजस्थान के कला और संस्कृति के इतिहास में बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। और एक नाम हम और लेंगे, सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह। और आगामी हम करेंगे रानी लक्ष्मी चुंडावत। इन बिंदुओं पर थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की है और ये हरे कागज पर स्वर्ण से की जाती है। किससे की जाती है? सोने से। और इसके प्रवर्तक कौन थे? नाथूजी सोनी। लगभग 500 साल पुरानी कला है और ये इसकी एक विशेषता है कि एक ही परिवार तक सीमित है। परिवार से डाइवर की एक कभी कला नहीं हुई और उस परिवार ने इस कला का जो गोपनीय राज है वो अन्य किसी के साथ साझा नहीं किया। एक हम यहाँ अध्ययन करेंगे न्यूमिस्टिक्स। ये भी प्राचीन हिस्ट्री के अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। थेवा कला का हमने कर लिया। थेवा कला के बाद साथियों नगर श्री शोध संस्थान, ये प्राचीन कलाओं के अध्ययन से, मूर्तियों के अध्ययन से, लोक जीवन के अध्ययन से संबंधित एक संस्थान है। ये चूरू में है और इसके संस्थापक थे सुबोध अग्रवाल। सुबोध अग्रवाल और गोविंद अग्रवाल ऐसे दो भाई थे जिन्होंने कलाओं को अपना जीवन समर्पित किया। फिर आता है सर्व हितकारिणी सभा। ये भी चूरू में आजादी से पहले सर्व समाज के हित के लिए बनाई गई थी और इस संस्था ने एक कबीर पाठशाला यानी दलित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी, जो आज भी वहाँ उन बच्चों के कल्याण में लगी हुई है। और छात्राओं के अध्ययन के लिए इन्होंने एक पुत्री पाठशाला, यानी उस समय महिला और दलितों का पढ़ना बहुत एक कठिन कार्य था, तो हमारे आजादी के दीवानों ने इस संस्था को स्थापित किया और संस्था के माध्यम से लोगों में शिक्षा का प्रसार भी चूरू की धरा से शुरू हुआ था। ये है चूरू में सर्वहितकारिणी सभा। एक क्वेश्चन आता है न्यूमिस्टिक्स किसको कहा जाता है? यानी प्राचीन सिक्कों का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है न्यूमिस्टिक्स। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन, यानी पूरा इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम भवनों का भी अध्ययन करते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, शिलालेखों का अध्ययन करते हैं और जो तत्कालीन साम्राज्य के जो सिक्के हमें मिलते हैं उन पर क्या चिन्ह हैं, क्या लिपियां हैं, इनके आधार पर हम तत्कालीन इतिहास को लिखते हैं। तो ये हो गया साथियों न्यूमिस्टिक्स। इसके बाद आता है सरदार कुदरत सिंह। ये जयपुर के निवासी थे और किससे संबंधित थे? ये मीनाकार थे, यानी मीनाकारी का कार्य करते थे। फिर आता है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म तो देवगढ़, प्रतापगढ़ रियासत की जो राजधानी थी देवगढ़, वहां हुआ था और इनका ससुराल था राउतसर। हनुमानगढ़ का जो राउतसर है वहां के कांधल परिवार में इनका ससुराल था। प्रदेश कांग्रेस की यानी पीसीसी की लंबे समय तक अध्यक्ष रही, कई बार विधायक रही, मंत्री रही और विधायक रही। लेकिन हम इन चीजों के बारे में रानी लक्ष्मी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि रानी लक्ष्मी ने जो राजस्थानी आधुनिक साहित्य को योगदान दिया उनमें इनका योगदान के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने राजस्थानी साहित्य की रचना की थी। राजस्थानी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी। छोटी छोटी पुस्तकें जो लोक मनोरंजन के लिए जरूरी थी, इनमें जैसे एक थी चकवा चकवीरी बात। चकवा चकवीरी बात। हालांकि रानी साहब हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो साहित्य है, आज स्कूल की लाइब्रेरियों में काफी पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी गई, वो हम पढ़ते हैं और छोटे बालक पढ़ते हैं तो अच्छा मनोरंजन होता है। ये लोक जीवन से इनका एक बहुत ही गहरा संबंध था।
फिर नाम लेते हैं साथियों हम कन्हैयालाल सेठिया का। किसका? कन्हैयालाल सेठिया का। साथियों कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ के निवासी थे और राजस्थानी भाषा में आपने काफी अध्ययन किया। आप गांधी जी के भी लंबे समय तक साथ रहे थे, तो गांधी जी के विचारों का कन्हैयालाल जी सेठिया के ऊपर काफी प्रभाव रहा। तो इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, वो पहली पुस्तक इनकी थी वन फूल, ये इनकी फर्स्ट बुक थी। इसके बाद उन्होंने मिंजर कहते हैं इसके पेड़ों के खेजड़े हुए फूल आने से पहले जो लगता है उसको मिंजर कहते हैं। मिंजर, लीलटांस एक पक्षी होता है, उसके आधार पर ये लीलटांस बुक लिखी। और एक थी पाताल और पीतल कविता। इसके अलावा इनकी जो फेमस कविता है धरती दोहरारी, जिसमें विशेष तौर से महाराणा प्रताप की वीरता को लक्ष्य करके ये कविता लिखी गई है और वीर रस की कविता है। इसके अलावा इन्होंने एक और जो सामंतवाद के खिलाफ पुस्तक लिखी, उस किताब का नाम है जमीन रो धनी कुंड, यानी ठेठ मारवाड़ी भाषा में लिखने वाले राजस्थान के एक ओजस्वी कवि, जिनको अच्छी हिंदी आती थी, फिर भी उन्होंने अपनी मातृभाषा के ऊपर पुस्तकें लिखने का प्रयास किया। और साथियों आपको मैं याद दिला रहा हूं कि राजस्थानी भाषा को आज तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सबसे पहले भारत में राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई थी, तो वो व्यक्ति थे अपने कन्हैयालाल जी सेठिया। इसके बाद एक बिंदु हम और लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। नकटी माता। साथियों नकटी माता का मंदिर, आपके माताएं भी हैं, लोक देवियां हैं। यह है जय भगवानपुरा जयपुर। कहाँ है? जय भगवानपुरा जयपुर में नकटी माता का मंदिर है। धन्यवाद साथियों, आप इसमें लगे रहें। ये क्वेश्चन आ रहे इसमें, और आगामी जो भी पशु परिचर की एग्जाम है या आरपीएससी और राजस्थान स्टेट बोर्ड से संबंधित जो भी एग्जाम है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न आप ढंग से रट लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। आगामी वीडियो में हम राजस्थान की कला संस्कृति के क्वेश्चन, लोक देवियों के, माताओं के, लोक देवों से संबंधित और कुछ एक जो हमारे लोक जीवन में दोहे टाइप की जो चर्चाएं चलती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।